Assalamu alaikum students. Today we discuss about the melting and boiling points. Melting and boiling points are the points at which a substance can melt and boil. Melt means it changes physical state from solid to liquid, and boils mean it changes physical state from liquid to gas. इसका मतलब है कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है तो हम कहते हैं कि जो है हमारे पास वो चीज़ मेल्ट हो गई है, और जब कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस फॉर्म में वेपर फॉर्म में चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो चीज़ बॉयल हो गया या उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसकी डिपेंडेंस, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ उसकी डिपेंड करती है फोर्सेस पे। ठीक है, यहाँ इसको कह सकते हैं बॉन्डिंग टाइप पे, यानी कि बॉन्ड्स में ही बेसिकली फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की फोर्सेस हैं हमारे पास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो किस टाइप की फोर्सेस होती हैं? बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, ऐसी फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल के दरमियान में जो पाए जाने वाली फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों की मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एग्जांपल है जी HCl का एक मॉलिक्यूल लें, दूसरी साइड में भी HCl का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये जो बॉन्डिंग टाइप पाई जा रही है उसको हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? जब भी हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है उसको हम कहते हैं जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तो होगी फोर्सेस। ये बेसिकली जो है ना स्ट्रेंथ डिपेंड करती ही फोर्सेस पे है। जितनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होंगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का होगा। ठीक है, ये एक जनरल रिलेशनशिप है, आपने नहीं भूलना। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है जी पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में हम सबसे पहले देख लेते हैं जी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में जी अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि ये कहाँ तक इंक्रीज़ करता है और कहाँ तक डिक्रीज़ करता है, वो देख लें। जो किसी भी पीरियड के जो फर्स्ट 4 मेंबर होंगे, यानी कि अगर हम बात करें 1A से 4A की, तो उस केस में जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम मूव करते हैं जी 5A से 8A तक, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम 5A टू 7A पीरियड। ठीक है, अच्छा अब रीज़न देख लेते हैं जी क्यों इंक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न ये है, सबसे पहली रीज़न जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये जो आपने याद रखनी है, ठीक है, वो ये कि जितने किसी के बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, पहले एक रिलेशन देख लें, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसके जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब चूँकि जब हम फर्स्ट ए की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ए की, तो फर्स्ट ए का जो ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में जी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें जी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारे पास जी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों हमारे पास जो हैं ये मेटल्स हैं। तीनों क्या हैं जी? मेटल्स हैं। और मेटल्स जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं। अब होगा क्या
कि जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिनको हम बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ बढ़ गई है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। जब स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो हमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो जिस वजह से हमारे पास जो कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि जिस कार्बन जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास इसमें मैक्सिमम बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जिसमें जितने ज़्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो इनके बेसिकली ये दोनों हमारे पास ये हमारे पास मेटल्स हैं और कार्बन हमारे पास नॉन मेटल्स है, लेकिन ये दोनों जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या क्रिस्टल लेटेस को डिटेल से फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्रिस्टल लेटेस में होता क्या है कि हमारे पास यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल जब डिफरेंट यूनिट सेल्स कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, ह्यूज सा स्ट्रक्चर। तो जब स्ट्रक्चर ह्यूज होगा, जॉइंट होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो एज अ रिज़ल्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, ये तो हो गए हमारे पास 1A to 4A, इनमें जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। रीज़न आपने देख लीजिए, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5th A। 5th A की अगर हम बात करें तो 5th A के जो मेंबर्स हैं उसमें आ जाता है जी नाइट्रोजन, और 6th में आ जाता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो इनके केस में देखेंगे कि ये जो है हमारे पास सिंपल जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, N2O2 और F2। और इनको चूँकि जब इनमें जो है सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपल या वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस पाई जाती हैं, तो जितना कोई वीक बॉन्डिंग टाइप होगी उसको कम टेम्परेचर देंगे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि किसी भी पीरियड के फर्स्ट 4 जो मेंबर हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे जो है 5th A या 8A की बात करें तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसमें आपने बात करनी है जी कि इनमें जी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो इनमें जी जो बॉन्डिंग टाइप है वो होती है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिस्टल को तोड़ना जो है उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मॉलिक्यूल के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, ग्रुप्स को देखने से पहले आपकी बुक के ऊपर जी एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 पीरियड्स के बारे में वो ग्राफ है, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। एक्स एक्सिस पे जी ले लिया है पीरियड को, सॉरी एटॉमिक नंबर ले लिया है किसके, पीरियड्स के। ठीक है, इसमें पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 दोनों को लिया गया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को ले लिया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, स्पेसिफिकली आपकी बुक के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया। अब हुआ क्या है, सबसे पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको जी एक्सप्लेन भी कर लेंगे। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये मैक्सिमम कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देन हमारे पास है जी सेकंड जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है जी एल्यूमिनियम,
ये एल्युमिनियम, और यहाँ पे एज पे हमारे पास आएगा जी सिलिकॉन। नेक्स्ट जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आपने अपनी बुक के ऊपर देख लेना, ठीक है। एक को हम डिस्कस कर लेते हैं, दूसरे के केस में भी वही चीज़ फॉलो होगी। अच्छा, ये है जी हमारे पास सेकंड पीरियड, ठीक है। लिथियम से जो है हम देख लेते हैं जी, ये भी है नीचे जो है। अच्छा, अब ये 1A to 4A है, और ये चीज़ जो है ना ये 5A to 8A है। अब हुआ क्या है, ये चीज़ भी यहाँ पे जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन एंड देन कार्बन, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है मूव करते जा रहे हैं। रीज़न क्या है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरा अगर हम बात करें तो एकदम से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में जो है ना वो डिक्रीज़ करेगा। रीज़न क्या बताई थी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, ये सिंपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो है इनमें वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं, इस वजह से जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होंगे। फिर उसके बाद सेकंड पीरियड में भी वही है, पहले इंक्रीज़ आ रहा है, फिर एट द एंड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये तो हो गया पीरियड। नेक्स्ट हम ग्रुप को देख लेते हैं। ग्रुप्स, या हम कहते हैं जी डाउन द ग्रुप्स। डाउन द ग्रुप आपकी बुक के ऊपर 3 ग्रुप्स की डिस्कशन की गई है, 1A, 2A और 7A। 1A और 2A के बारे में ये कहा गया है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जब डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं तो वो होते हैं जी डिक्रीज़, ठीक है। यानी कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, 1A और 2A के डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन जब हम 7th A की बात करते हैं तो 7th A के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे जी, वो इंक्रीज़ करेंगे। इसके केस में इंक्रीज़ कर रहे हैं और इन दोनों के केस में डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब रीज़न दोनों की डिफरेंट है। 1A और 2A की रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। ये देखें साइज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स की जब बॉन्डिंग होगी, या इस तरह के एटम्स की जब बॉन्डिंग होती है तो यानी कि 2 तरह की बॉन्डिंग बेसिकली होती है साइज़ के अकॉर्डिंग। वो मैं आपको ड्रॉ करती हूँ। एक है जी हमारे पास, यानी कि ये अगर इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एलिमेंट्स आपस में मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू जो बड़े साइज़ के एटम्स हैं, और वो हमारे पास जो है वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके केस में उनकी बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी, ठीक है। तो बॉन्डिंग जब वीक होगी तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जिनका साइज स्मॉल है, तो उसके केस में होता क्या है, उनमें जो है कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जब उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। एज अ रिज़ल्ट उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो गया। ये तो हो गया 1A और 2A के केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम 7th A की बात करें तो 7th A के ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, बेशक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। इस चीज़ को हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करके आ चुके हैं। रीज़न क्या है, रीज़न है जी हमारे पास पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या है, द एबिलिटी टू पोलराइज, यानी कि पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर रही है, साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड रिजल्ट क्या होगा, लंदन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट जो है लंदन फोर्स स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप लंदन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जब हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा होगा। और बुक पे जो ग्राफ बना हुआ बिल्कुल जो है वो ईजी सा ग्राफ है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे जो है डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं, ठीक।